संसाधन क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि आखिर संसाधन होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि संसाधन वे सभी वस्तुएं होती है, प्राकृतिक बोलिए या मानव निर्मित बोलिए, वे सभी वस्तुएं होती हैं जो मानव के आवश्यकताओं में आ जाती है, यानी मानव के काम में आ जाता है, वे सभी संसाधन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जो मानव के काम में आ जाए, चाहे वह मानव निर्मित हो चाहे वह प्राकृतिक वस्तु हो। जैसे में इसका परिभाषा है कि संसाधन वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिनका उपयोग किया जा सकता है। संसाधन का उपयोग तभी संभव होता है जब मानव उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना ले। जैसे में एक बंजर जमीन हो गया, तो उस पे अगर हमको खेती करना है तो खेती उस जमीन के मिट्टी को हमको खेती लायक बनाना होगा। यही बोल रहा है कि संसाधनों का उपयोग तभी संभव होता है जब उन्हें मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना लिए। ठीक है, समझे? कुछ समझे? संसाधन का परिभाषा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कि संसाधनों के प्रकार। आगे पढ़ना है हमको संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है मूल्य आधार पर, मूल्य के आधार पर संसाधनों का विभाजन। तो मूल्य के आधार पर संसाधन, सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं इसको देख लीजिए। ये संसाधन जो होते हैं सब पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या? पुनः उत्पन्न हो सकते हैं या पुनः बन सकते हैं। इन्हें ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा, नवीकरणीय यानी नहीं खत्म होने वाले, पुनः उत्पन्न यानी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियरली याद रखना है। उदाहरण स्वरूप जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वनस्पति हो जाएंगे इत्यादि। ठीक है, यह सब क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन पुनः उत्पन्न हो सकते हैं यानी बन सकते हैं। आगे है दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन। तो ये जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका पुनर्निर्माण होता तो है पर बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे करोड़ों वर्ष लग गया, अरबों वर्ष लग गया, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है इनके निर्माण में। उदाहरण में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब अगर खत्म हो जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद पुनः बन सकते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे इनके बनने का प्रक्रिया चालू होता है। तो याद रखिएगा कि जो पुनः बन जाते हैं उन्हें नवीकरणीय कहते हैं और जो पुनः नहीं बनते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, रटने की कोशिश नहीं करना है। फिर है कि मालिकाना अधिकार पर। मालिकाने आधार पर जो संसाधन होते हैं से कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखना है पहला राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, यानी जो इसका परिभाषा है कि जो किसी देश की सरकार के अधिकार में होते हैं वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आप राष्ट्रीय से समझिए कि जिस पे सरकार का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। जैसे एक ट्रेन चल रहा है सरकारी, तो उस पर किसका अधिकार है? खास करके सरकार का अधिकार है। वैसे ही इस संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में वन हो गया, नदी हो गया, खनिज संपदा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर सरकार का अधिकार हो। ठीक है ना? फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। ठीक है ना? तो जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे समुद्र का नॉटिकल मील क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील क्षेत्र। ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उधर हम पढ़े नवीकरणीय, फिर अनवीकरणीय पढ़े, फिर राष्ट्रीय संसाधन पढ़े, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पढ़े। अब हम उपयोगिता के आधार पर पढ़ते हैं कि उपयोगिता के आधार पर आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है संभावित संसाधन होता है। क्या? संभावित संसाधन। तो इसका परिभाषा सिंपल है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं लाए जाते हैं। समझे? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन वर्तमान में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। उदाहरण राजस्थान और गुजरात में पवन एवं सौर ऊर्जा। ठीक है ना?
याद रखना है बस। फिर है दूसरा विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो वे संसाधन जिनका उपयोग किया जा रहा है, उसमें क्या था कि वर्तमान में उपस्थित वो मौजूद तो है क्षेत्र में, पर उनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है संभावित संसाधन में। पर विकसित संसाधन में वे विकसित हो चुके हैं, इनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। तो आपको संसाधन और उनके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। संसाधनों के अतिदोहन से क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। संसाधनों के अतिदोहन से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपको एकदम आसान तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। विभिन्न यानी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे में पहला, पर्यावरण असंतुलन में होता है। पर्यावरण जो होता है असंतुलित होता है। पर्यावरण आपको पता है कि क्या होता है, असंतुलन भी पता है। दूसरा है कि मृदा अपरदन होता है। क्या होता है, मृदा अपरदन। जैसे अति दोहन से जो भूमि होता है बंजर हो सकती है। ज्यादा अगर मृदा का काम आएगा तो भूमि बंजर हो सकता है और मृदा का क्षरण भी हो सकता है, क्षरण बढ़ सकता है, ठीक है ना, यानी कटाव एक तरह से कर सकता है। तीसरा है जल संकट। जल संकट में भी बहुत सारा परिवर्तन, जल का संकट भी बहुत आता है। जैसे भूजल स्तर जो है से तेजी से गिर रहा है, जिससे कोई भी क्षेत्र में पानी की भारी कमी हो गई है। जल संकट ये होता है। आगे है चौथा, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की समाप्ति। तो कोयला जैसे हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और ऐसा ही संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से उन्हें उनका खात्मा हो सकता है, यानी वे खत्म हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि खनिज संसाधनों की समाप्ति, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन उन्हें खत्म कर सकता है, ठीक है। चौथा यही है कि खनिज संसाधनों की समाप्ति। पांचवा है कि विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास, यानी जंगलों के कटाव से कई जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त हो रही है। जैसे आपको पता है कि सभी जीव जंतु को रहने के लिए एक आवास का जरूरत होता है, और जंगल का कटाव हो ही जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ जीव निवास नहीं कर पाएंगे, जिनसे प्रजातियां जंगली जानवरों के विलुप्त हो रही है, ठीक है। फिर है कि आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता यानी संसाधनों के असमान उपयोग से समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ सकती है। सोच लीजिए क्या क्या संसाधन के अति दोहन से हो सकता है। सबसे पहले हम बताएं कि पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए जल और जल ले लिए और इत्यादि मिट्टी ले लिए, इसका मान लीजिए लगातार हम उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो पर्यावरण में असंतुलन होगा ही होगा। पता है मृदा अपरदन जैसा हो गया, अति दोहन से जो भूमि जो है सब बंजर हो सकता है, और मृदा का कटाव भी बढ़ सकता है। जल संकट हो गया, भूजल तेजी से गिर रहा है, लेयर नीचे भाग रहा है, ठीक है। खनिज संसाधन की समाप्ति, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब जितने भी खनिज हैं सभी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैव विविधता में जंगलों की कटाव से कई जीव जंतु की प्रजाति विलुप्त हो रही है। और आर्थिक असमानता आपको समझ में आ गया। सतत विकास क्या होता है? तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, सतत विकास कहलाता है। क्या बोले हम कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यानी इसमें सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी को भी देखा जाता है और भविष्य के भी पीढ़ी को देखा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वह विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसको ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। अब सतत विकास के महत्व देखेंगे हम कि क्या है। सतत विकास का जो महत्व है से पर्यावरण संतुलन में बना रहता है, पर्यावरण जो है संतुलित बना रहता है। दूसरा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं। संसाधन पता है कि जो मानव के काम में आ जाता है, ठीक है ना।
वे वस्तु जिसका मानव उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं सतत विकास के कारण। फिर तीसरा है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है। सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है। और चौथा है कि जैव विविधता का संरक्षण होता है। क्या? जैव विविधता का संरक्षण होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। पहला है पर्यावरण संतुलित बना रहता है। दूसरा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक समानता कम होती है। और चौथा है जैव विविधता का संरक्षण होता है। अब आगे इसी में चलते हैं कि सतत विकास के उपाय क्या है, कैसे हम सतत विकास को करेंगे। सतत विकास के उपाय निम्नलिखित है, जैसे जल, वायु और भूमि का संरक्षण करके। क्या? जल, वायु और भूमि का संरक्षण करके हम सतत विकास कर सकते हैं। वृक्षारोपण और वन संरक्षण करके, वृक्ष को बड़े पैमाने पर रोप के जिससे वन बनेंगे, वन को संरक्षण करके भी कर सकते हैं। और तीसरा है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय, यानी जो खत्म हो सकते हैं, बजाय अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर, पवन, जल विद्युत का उपयोग करके। और चौथा लास्ट पॉइंट है उपयोग। चौथा है कि कृषि में जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें जल, वायु या अन्य कारकों द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत हट जाती है। यानी साफ मतलब मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या अन्य कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, यानी मिट्टी का जो ऊपरा हिस्सा है से कट जाता है। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अब जानते हैं कि मृदा अपरदन के भारत में क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण देखिए कि मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है कि वनों की कटाई। क्या? वनों की कटाई मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है। जैसे में पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ की जो जड़ होती है से मिट्टी को बांध कर रखती है। और जंगलों के कटने से मिट्टी अधिक तेजी से बह जाती है। वन अगर रहेगा तो पेड़ रहेगा, और पेड़ का जो जड़ है से मिट्टी को बांध कर रखती है, और वन ही कट जा रहा है यानी जंगल ही कट जा रहा है, जंगल खत्म हो जा रहा है तो मिट्टी तेजी से बह जाएगा पानी के कारण। फिर दूसरा है कि अत्यधिक कृषि। क्या? दूसरा है मिट्टी के कटाव का कारण अत्यधिक कृषि। लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। लगातार खेती, किसी एक मिट्टी पर लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और वह ढीली होकर बहने लगती है। ध्यान रखिएगा, वह ढीली होकर बहने लगती है। लगातार खेती करने से उर्वरता कम होगी और ढीली होकर बहने लगती है। और तीसरा कारण है कि अत्यधिक चराई, यानी अत्यधिक चराई यानी पशुओं की अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है। जब पशु खेत में जाते हैं, मिट्टी पे जाते हैं, तो वो जो मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसे ढीला हो जाता है। चौथा है बाढ़ और तेज बारिश। बाढ़ और तेज बारिश, बाढ़ और मूसलाधार बारिश मिट्टी को बहाकर ले जाती है। ठीक है ना? और पांचवा कारण है तेज हवा। क्या है? तेज हवा। शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्रों में तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा ले जाती है। शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवाएं क्या करती है? तो मिट्टी को उड़ा ले जाती है। आप ये पांचों पॉइंट को देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे चलते हैं कि इसका रोकथाम क्या होता है, इसके रोकने का उपाय क्या है। तो आगे देखते हैं कि मृदा अपरदन के रोकने का उपाय, तो उसका विपरीत प्रक्रिया कर देना है। जैसे वहां पर वृक्ष का कटाव हो रहा था तो वहां पर वन रोपण कर देंगे या वृक्षारोपण जिसको कहते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी का संरक्षण हो सकता है या होता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी का संरक्षण होता है। दूसरा है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी ना बहे। याद रखिएगा सीढ़ीदार खेती क्या होता है। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वहाँ फसल उगाया जाता है, जिसको सीढ़ीदार खेती का कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी ना बहे। दूसरा सीढ़ीदार खेती। तीसरा है रोक बांध निर्माण। बांध निर्माण के माध्यम से नदियों में छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी की गति कम हो और मिट्टी ना कटे। आप देखे भी होंगे बहुत जगह पे बांध बनाए जाते हैं जिससे मिट्टी नहीं बहता है और कटता भी नहीं है जल्दी।
गति कम कर देता है बांध। चौथा है घास और झाड़ियों का रोपण। क्या है चौथा? घास और झाड़ियों का रोपण। इससे जो है मिट्टी को उड़ने और बहने से रोका जा सकता है, घास और झाड़ियों का रोपण करके। और पांचवा है कि संयुक्त कृषि प्रणाली। संयुक्त कृषि प्रणाली, अलग अलग प्रकार की फसलें एक साथ उगाने से मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के आप खेती कीजिए, एक साथ में फसल उगाइए, जिससे मिट्टी का कटाव रुक सकता है। चलिए, यह क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।